नोजल के बारे में। तो जब हम नोजल के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम नैपसैक के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया लें। तो आइए जानते हैं क्या होता है नैपसैक स्प्रेयर और क्या क्या होते हैं इसके पार्ट्स। तो गाइस ये होता है हमारा नैपसैक स्प्रेयर। ये नैपसैक स्प्रेयर जो होता है इसमें मेनली ये पीछे स्ट्राइप्स होती है। इन स्ट्राइप्स का क्या रोल होता है, इनसे हम अपने बैग पे इसे कैरी कर सकते हैं व्हाइल कैरिंग आउट पेस्टिसाइड एप्लीकेशन प्रोसीजर्स इन अवर फील्ड। जब भी हम अपने खेत में पेस्टिसाइड का छिड़काव करेंगे या स्प्रे करेंगे उस समय अपने पीठ पे इसे डाल के हम नैपसैक स्प्रेयर को उठा सकते हैं और उसे इजीली ऑपरेट कर सकते हैं फील्ड लेवल पे। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ नैपसैक स्प्रेयर इज दिस इनलेट। थ्रू दिस इनलेट इस इनलेट के थ्रू ही हम अपना इंसेक्टिसाइड का सॉल्यूशन नैपसैक स्प्रेयर में डालते हैं। इसके अंदर एक स्टेनर भी लगा होता है जिससे कि अगर कोई क्लॉट्स बने हो हमारे, उसमें कोई गड्ढे बनी हुई हो हमारे सॉल्यूशन में, वो बाहर रह जाती है। उससे क्या होगा, जब वो गड्ढे अंदर चले जाए हमारे नैपसैक में घुस जाए तो उससे स्प्रेइंग के दौरान हो सकता है वो हमारे लेंस में फंस जाए कहीं पे, या जो हमारे नोजल है उसमें ब्लॉकेज कॉज कर दे। इसलिए हमने इसमें स्टेनर लगाया होता है ताकि नैपसैक में एक हमारा प्रॉपर सही सॉल्यूशन जाए जो आगे जाके या कहीं पे भी ब्लॉकेज कॉज ना करे। उसके बाद जो अगली चीज होती है नैपसैक की वो होता है हमारा ये रोड। इस रोड का क्या रोल होता है, जैसे आप देख सकते हैं इस रोड से पंपिंग करते हैं और इस पंपिंग से ही हमारा जो नैपसैक स्प्रेयर के अंदर होता है वो प्रेशर जनरेट होता है जिससे हमारा स्प्रे का प्रेशर बनता है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ प्रेशर बन रहा है, इसी से प्रेशर बनते हैं। आजकल कई टाइप के नैपसैक स्प्रेयर्स आते हैं जो मैनुअली नहीं, ये जो हमारा है ये मैनुअली ऑपरेटेड है क्योंकि इसे मैं खुद ऑपरेट कर रहा हूँ। आजकल कई ऐसे नैपसैक स्प्रेयर्स आते हैं जो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिकली या पेट्रोलियम एनर्जी से चलते हैं। उसमें एक स्विच होता है और उसे हम जब ऑन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चल पड़ते हैं और अंदर प्रेशर जनरेट कर देते हैं थ्रू देयर ऑटोमेटिक पंपिंग सिस्टम। उसके लिए हमें मैनुअली ऐसे रोड से पंपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद जो अगला पार्ट हमारा नैपसैक स्प्रेयर का आता है वो है ये आउटलेट पाइप। ये जो आउटलेट पाइप होती है इसी के थ्रू जब अंदर प्रेशर जनरेट हो जाता है तो हमारा जो पेस्टिसाइड या जो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे हमने नैपसैक के कंटेनर में डाला होता है वो यहीं से ऊपर आता है प्रेशर के थ्रू और यहाँ से पाइप के थ्रू आगे को आ जाता है। फिर जो ये हमारी पाइप है इससे आगे लगा होता है ये स्टेनलेस स्टील का लेंस। इसे आप देख सकते हैं ये लेंस है, इसे हम लेंस कहते हैं। ये स्टिक टाइप का होता है और ये स्प्रेइंग के लिए जब हम पकड़ के चलते हैं तो इसी को पकड़ के चलते हैं क्योंकि इससे हमें एक प्रॉपर रेंज मिल जाती है पेस्टिसाइड को स्प्रे करने की और इससे जो ये रिजिड है उससे जहां हमारा डायरेक्शन दी हो हमने पेस्टिसाइड स्प्रे करने की वो वहीं पे जाती है। तो जो ये हमारा आउटलेट पाइप होती है उसमें हम ये लेंस को यहाँ पे ऐसे घुमा के फिट कर देते हैं। जब ये लेंस हमारा एक बार इसमें फिट हो गया उसके बाद हमें अच्छी तरह चेक करना चाहिए जब भी हम पेस्टिसाइड का स्प्रे करें कि कहीं पे लीकेज ना हो। अब जब हमने ये लेंस यहाँ पे अच्छी तरह फिट कर लिया और चेक कर लिया कि यहाँ कोई लीकेज नहीं है, उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है नोजल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है नोजल। स्प्रेयर के लिए जो हम विभिन्न प्रकार की नोजल्स का प्रयोग करते हैं उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। और जो ये नोजल होती है ये है तो वैसे छोटा सा कंपोनेंट है इस नैपसैक स्प्रेयर का, लेकिन ये एक काफी मेजर रोल प्ले करती है ड्यूरिंग पेस्टिसाइड एप्लीकेशन। जब भी हम अपने खेतों में या अपने बगीचों में किसी भी तरह के कीटनाशक या फिर फफूंदनाशक का प्रयोग करते हैं तो जो ये हमारी नोजल होती है ये एक बहुत ही ज़्यादा विशेष स्थान रखती है और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें हम जो लेंस होता है हमारा इसका जो ये वाला एंड होता है इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे एक अटैचमेंट के लिए पोर्शन बना है, यहीं पे इस नोजल को हम घुमा के लगा देते हैं। और ये जो हमारी नोजल होती है नोजल के इस एंड में यहाँ पे एक ओरिफाइस होता है, एक छेद होता है और उस छेद के अंदर एक इन्होंने स्ट्रेनर्स भी डाले होते हैं। स्ट्रेनर्स इसलिए डाले होते हैं ताकि वो फाइनली आगे जो हमारा छोटा सा ओरिफाइस है उसमें कुछ
जो हमारे पार्टिकल्स गलती से आगे हो नैपसैक स्प्रेयर में वो फंस न जाए, इसीलिए यहाँ पे भी एक स्ट्रेनर डाला होता है। उसके बाद ओरिफाइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आगे डिफाइन करता है कि जो हमारा स्प्रे पैटर्न होगा, जो हमारा छिड़काव का पैटर्न बनेगा वो किस तरह का बनेगा, वो होलो कॉन बनेगा, सॉलिड कॉन बनेगा, फ्लैट पैन बनेगा या जेट टाइप बनेगा। तो वो ओरिफाइस ही सिलेक्ट करता है। उसके बाद ये जो फाइनल ओरिफाइस होता है इससे वो बाहर आ जाता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमारी नोजल का होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नोजल बॉडी। और इस नोजल बॉडी के अंदर ही होते हैं मेन कंपोनेंट जिसके थ्रू ये एटमाइज करती है हमारे लिक्विड को और आगे हमारा एक पर्टिकुलर स्प्रे पैटर्न देती है। तो आइए अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोजल्स, विभिन्न प्रकार के नोजल्स जिनका हम स्प्रेइंग के लिए प्रयोग करते हैं। पर उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जब भी हमें किसी भी कीड़े के ऊपर प्रयोग करना हो तो हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं। जब हमें किसी सूत्रकृमि जिन्हें हम नीमाटोड कहते हैं उनका कंट्रोल अगर हमें अपने फील्ड में करना हो तो उनके यूज के लिए हम निमेटिसाइड का यूज करते हैं। उसके बाद जो तीसरी है, कोई हमारे फंगस लग जाए, बीमारियां लग जाए हमारे खेतों में तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं फंगिसाइड। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं बैक्टीरिसाइड। और कोई अगर हमारे खेत में जैसे माइट्स की इन्फेस्टेशन आ गई, जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वहां पे एप्पल माइट्स की काफी दिक्कत आती है, तो उसके लिए कौन से केमिकल यूज होते हैं, वो होते हैं हमारे अकेरिसाइड्स। और जो हमारा वीड्स होते हैं, जो खरपतवार हमारे खेतों में उग जाते हैं, उनके रोकथाम के लिए हम प्रयोग करते हैं हर्बिसाइड्स का। हर्बिसाइड्स का प्रयोग हम एक पोस्ट इमरजेंस होती है, एक प्री इमरजेंस होती है। अब हम जानेंगे कि नोजल किस प्रकार की होती है और हम उसे क्या क्या उसके प्रयोग आते हैं हमारे स्प्रेइंग के दौरान और पेस्टिसाइड एप्लीकेशन के दौरान। साथियों, आप हमेशा ये ध्यान रखिए, जब भी आप स्प्रेइंग करने जाएंगे तो आपके पास एक प्रॉपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होनी चाहिए, अच्छी तरह मास्क पहना होना चाहिए और बाकी जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब आपने पहने होने चाहिए। और जो दूसरी चीज आती है, जब आप स्प्रेइंग के लिए जाओ तो आपने ये सुनिश्चित कर लेना कि जिस इक्विपमेंट से, जिस चीज से आप स्प्रेइंग करने जा रहे हैं उसमें कहीं लीकेज ना हो। स्प्रेयर के लिए विभिन्न प्रकार के नोजल, डिफरेंट टाइप ऑफ नोजल्स दैट आर यूज्ड फॉर स्प्रेयर्स, उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। वेलकम टू कृषि अपडेट्स विद हितुल अवस्थी। तो अब हम साथियों, जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम स्प्रेइंग करते हैं तो स्प्रेइंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन होता है, एक वो होता है नोजल। इसको अगर हम ध्यान से अपने साथ ध्यान रखें इसमें, तो जो हम पेस्टिसाइड की एप्लीकेशन करते हैं उसमें हम काफ़ी इकोनॉमिकली कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट अपने खेतों में या अपने बगीचों में पा सकते हैं। Nozzles are specifically designed apertures to break up the liquid coming out of the spray tank into fine droplets. Nozzle क्या होता है? Nozzle एक स्ट्रक्चर होता है हमारे स्प्रेइंग सिस्टम में, जिससे हम हमारा जो पेस्टिसाइड का सॉल्यूशन होता है उसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारी जो स्प्रेइंग की एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और जो हमारा इंसेक्ट कंट्रोल होता है हमारी फील्ड में, जो हमने जिस भी अपने कीट की जो नुकसान पहुंचा रहा हो हमारी फसल को, उसकी अगर हमने रोकथाम करनी हो तो वो एफिशिएंटली हो जाती है। इन जनरल अब ये हमें देखना है कि कौन सा नोजल और कौन सी जब हमारी टारगेट पेस्टिसाइड है वो हमारे टारगेट इंसेक्ट पेस्ट में किस ड्रॉपलेट साइज में ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो हमने मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि जो हमारे हर्बिसाइड्स होते हैं वो उनके लिए थोड़ा हमें बड़ा ड्रॉपलेट साइज चाहिए होता है, जैसे कि 250 माइक्रोन्स का, और जो हमारे फंजीसाइड्स होते हैं उसके लिए 100 से 150 माइक्रोन्स के ड्रॉपलेट साइज चाहिए होते हैं। और जो हमारे कीटों को रोकथाम के लिए हमें ड्रॉपलेट साइज चाहिए होता है वो अराउंड 100 माइक्रोन्स होता है। अब ये माइक्रोन्स क्या होते हैं? माइक्रोन्स एक ड्रॉपलेट की जो हम मेजरमेंट करते हैं उसका एक यूनिट है माइक्रोन्स। तो जैसा आपको इस पीपीटी में दिख रहा है उसी हिसाब से
जब हम हर्बिसाइड्स की कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें अपने ड्रॉपलेट साइज 250 माइक्रोन्स का चाहिए होता है, जो थोड़े बड़े होते हैं एज कंपेयर टू अवर इंसेक्टिसाइड्स फॉर कंट्रोलिंग इंसेक्ट पेस्ट। ये एक डायग्राम है हमारे नोजल का कि कहाँ से लिक्विड इनलेट आता है और उसके बाद कैसे वो एक पर्टिकुलरली अपने ओरिफाइस से क्रॉस होके, नोजल की ओरिफाइस से क्रॉस होके एक पर्टिकुलर हमें स्प्रे पैटर्न देता है। अब इस स्प्रे पैटर्न का क्या रोल होता है, इस स्प्रे पैटर्न से हमें एक प्रॉपर कवरेज मिलती है और जो हमारा फ्लो आता है इंसेक्टिसाइड का या पेस्टिसाइड का, वो भी एक यूनिफॉर्म पैटर्न आता है, जिससे कि जो हमारा इंसेक्ट कंट्रोल होता है या हमारा वीड कंट्रोल होता है या जो भी हमने टारगेट पेस्ट पे कंट्रोल करना होगा उस पे हमें एफिशिएंसी अचीव होती है। Nozzles perform four main functions. The first function is it's regulate the flow of ये जो हमारा फ्लो आता है सॉल्यूशन का स्प्रेयर से बाहर को, उसे रेगुलेट करता है। और दूसरा ये मीटर करता है कि कितना लिक्विड एक बारी में हमारी ओरिफाइस से बाहर निकले। ये सारे फंक्शन किसके होते हैं, हमारी नोजल के ही होते हैं। उसके बाद जो नोजल होता है ये एटमाइज करता है हमारे जो सॉल्यूशन होता है उसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, ताकि एक प्रॉपर कवरेज मिल सके। एटमाइज शब्द क्या होता है, एटमाइज का मतलब होता है जब वो फ्लो आ रहा है सॉल्यूशन का तो वो फ्लो करेगा, सिंपली फ्लो करेगा, लेकिन उसे जो ड्रॉपलेट्स में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है वो काम कौन करता है, हमारा नोजल करता है। उसके बाद जो चौथा और हमारा ये इसका फंक्शन होता है नोजल का, वो है इट डिस्पर्स द स्प्रे इन अ डिजायरेबल पैटर्न। जैसे आपको पता होगा जो हमारा सॉलिड कॉर्न स्प्रे पैटर्न आता है वो हमारा सॉलिड कॉर्न नोजल से आता है, जिसे हम मैक्सिमम यूज करते हैं हमारा खरपतवार की रोकथाम के लिए। देन नेक्स्ट स्लाइड इज सिलेक्शन ऑफ अ स्प्रे नोजल। अब किसान हमेशा ये सोचता है कि जब उसने नोजल की सिलेक्शन करनी है तो वो किस प्रकार से अपने स्प्रे नोजल की सिलेक्शन करे। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जब भी आप अपने नोजल के लिए नोजल की सिलेक्शन करना चाहते हो तो एक अपने जो आपके जो टारगेट पेस्ट होते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए जो आपने अपने दिमाग में रखना है, अपने माइंड में रखना है और उसी हिसाब से अपने नोजल की सिलेक्शन करनी है। Selection of spray nozzle is the most important part of pesticide application. Nozzle determines the uniformity. जैसा मैंने आपको बताया कि जो फ्लो की यूनिफॉर्मिटी होती है और जो हम एक बार स्प्रे करते हैं तो कितनी कवरेज हमारी फील्ड में कवर हो जाए, वो सब काम हमारा एक नोजल का ही होता है। इसलिए नोजल की सिलेक्शन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। Amount of spray generated over a given area is also determined by the nozzle that we have selected. और अगर नोजल की सिलेक्शन सही नहीं होगी तो क्या होगा, जो हमारे ड्रॉपलेट्स हमारे स्प्रेयर से बाहर आएंगे, हो सकता है वो विंड की वजह से भी बाहर को फ्लो कर जाए। फॉर ईच काइंड ऑफ एप्लीकेशन देयर इज अ डिफरेंट डिजाइन ऑफ नोजल अवेलेबल। हर एक, जैसे भी आपने अगर आपने अपने फील्ड में कीटों की रोकथाम करनी है तो एक डिफरेंट टाइप की नोजल है जिसे हम होलोकॉन नोजल कहते हैं। फिर दूसरी हमारे पास आती है कि हमने अगर वीड्स की, खरपतवार की रोकथाम करनी है तो हमारे पास आते हैं सॉलिड कॉर्न नोजल। और जब हमने पैथोजेंस की, जैसे बैक्टीरियल पैथोजन हो गए या फिर वायरसेस हो गए या जो हमारे फंगल इन्फेक्शंस हो गए, उसके रोकथाम के लिए भी हम कौन सी नोजल यूज करते हैं, दैट इज होलोकॉन नोजल। Nozzle tips are usually available in brass, stainless steel और engineering plastic. बट ये जो हमारा ब्रास की नोजल बनी होती है इसमें एक मेन प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें कोरोजन हो जाता है। जब केमिकल सॉल्यूशन हमारा फ्लो करता है नोजल से बाहर को तो ऐसा हो जाता है कि वो केमिकल्स जो हमारे इंसेक्टिसाइड्स में होते हैं कई बार वो इस ब्रास के मटेरियल से बनी हुई नोजल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और कोरोजन कॉज कर देते हैं, जिससे कि जो उसकी लाइफ होती है नोजल की हमारी वो कम हो जाती है। इसीलिए जो इंजीनियरिंग प्लास्टिक आता है वो हम ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं, क्योंकि उसमें जो केमिकल रिएक्शन आता है पेस्टिसाइड का वो कम आता है, जिससे कि हमारा जो नोजल की लाइफ है वो इन्हांस हो जाती है और हम लंबे टाइम तक एक अच्छी नोजल को यूज कर सकते हैं।
टिपिकल स्प्रे नोजल, अब ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि किस किस तरह के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एक नोजल में। अ टिपिकल स्प्रे नोजल कंसिस्ट ऑफ अ बेस, देन अ स्क्रू कैप। स्क्रू कैप वो होता है जिससे हम अपने लेंस के साथ, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया, लेंस में जब हम अपने नोजल को अटैच करते हैं तो जो वो अटैच करते हैं वो स्क्रू कैप के थ्रू करते हैं। फिर उसमें नोजल के अंदर एक होता है डिस्क और ऑरिफाइस प्लेट। जो ये डिस्क प्लेट होती है और वर्क प्लेट होती है, इन दो की मदद से ही एक हमें स्पेसिफिक पैटर्न मिलता है हमारी नोजल में। और फिर होता है स्ट्रेनर। ये स्ट्रेनर का क्या फंक्शन होता है, जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में भी दिखाया था, जो स्ट्रेनर होता है हमारा, उसका मेन रोल ये होता है कि जब सॉल्यूशन आए तो उसमें अगर कुछ गड्ढे बनी हुई हो या कुछ सॉलिड मटेरियल गलती से आ गया हो तो वो नोजल में जाके कहीं अंदर जाके उसमें फंस ना जाए, इसलिए उसमें स्ट्रेनर गया होता है, फिल्टर गया होता है, ताकि सिर्फ लिक्विड कंपोनेंट जो है हमारी स्प्रेइंग apparatus का वही उसके थ्रू फ्लो करे और नोजल की जो हमारी लाइफ है वो इनहेंस हो जाए। The nozzle tip is one of the most important and least expensive part of a spraying system. But फिर भी ये जो भले ही ये सबसे ज्यादा कम कॉस्ट वाली हो, लेकिन जब हमने पेस्टिसाइड की एप्लीकेशन करनी है तो इट इज द मोस्ट इफेक्टिव पार्ट। क्यों? क्योंकि अगर नोजल हमारी अच्छी होगी तभी हमारा स्प्रे पैटर्न अच्छा आएगा, फ्लो रेट अच्छा आएगा और हमारे जो टारगेटेड पेस्ट पे हमने अपनी ये पेस्टिसाइड रीच करवानी है उसकी रीच भी अच्छी होगी। नोजल्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो रेट, स्पीड, डायरेक्शन, कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, एंड द प्रेशर ऑफ द स्ट्रीम दैट इमर्जेस फ्रॉम देम। इसीलिए जो नोजल से जब भी हम यूज करते हैं तो जितना भी फ्लो रेट आएगा वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारी नोजल के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो द लॉन्ग रन बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी नोजल्स, जब भी किसान भाई हमारे एक अच्छी नोजल ले और उन्हें जब नॉलेज होगी हमने अच्छी नोजल से ही अपना उपयोग करना है खेतों में, और उन्हें नोजल की ये भी जानकारी हो कि किस पेस्ट के कंट्रोल के लिए हमने कौन सी नोजल यूज करनी है, तो उससे उनके जो कॉस्ट होती है कल्टीवेशन की वो तो कम होती है और पर उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो हमारे क्वालिटी नोजल्स के फायदे होते हैं ये कुछ इस तरह होते हैं कि उसकी एक तो लाइफ स्पैन ज्यादा लंबी होती है और जो एफिशिएंसी होती है टारगेट पेस्ट को कंट्रोल करने की वो भी ज्यादा अच्छी होती है। उसके बाद अगर हमने अच्छी नोजल यूज की होगी तो सीधी सी बात है कि जब हम पेस्टिसाइड का यूज करेंगे किसी भी पेस्टिसाइड का तो वो कम अमाउंट में भी अच्छा रिजल्ट देगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हमारी पेस्टिसाइड होगी वो सीधे ही वहां पे जाके अटैक करेगी जहां पे उसे करना होगा और उसमें वेस्टेज कुछ भी नहीं होगी। इसलिए अगर हम अच्छी क्वालिटी नोजल का यूज करेंगे तो जो हमारा पानी का लॉस होता है और केमिकल का लॉस होता है ड्यूरिंग स्प्रेइंग वो भी कम हो जाता है। और जब हम अच्छी नोजल का यूज करें तो उससे हमारे जो प्रोडक्शन होती है वो भी इनहेंस हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा हमने जिस भी पेस्ट की रोकथाम करनी है वो अच्छी तरह हो जाती है। एंड द गारंटी स्प्रे एंगल एंड कैपेसिटी जो हमारे को एक क्वालिटी नोजल देती है उससे क्या होता है कि जो हमारा रिजल्ट आते हैं वो काफी अच्छे आते हैं। इसीलिए एक अच्छी नोजल का सिलेक्शन करना और हमारे टारगेट पेस्ट के लिए स्पेसिफिक नोजल के लिए टारगेट पेस्ट के अनुसार ही एक स्पेसिफिक नोजल को लेना, इससे हमें काफी फायदे होते हैं। An important aspect of spraying is adequate coverage of the target. कई बार ऐसा होता है कि जब हम स्प्रेइंग करते हैं तो कई बार कुछ किसानों को नॉलेज नहीं होता है तो वो गलत नोजल का यूज कर लेते हैं। जैसे अब इंसेक्ट पेस्ट की कंट्रोल करनी हो या फंगल पैथोजन की कंट्रोल करनी हो तो उन्हें होलोकॉन नोजल से यूज करके उससे स्प्रेइंग करनी चाहिए, पर उसकी जगह वो सॉलिड कॉर्न का यूज कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि केमिकल की बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाती है, जिस वजह से जहां पे उसकी लागत 100 रुपए ही लगनी थी स्प्रेइंग की वो बढ़कर 250 रुपए हो जाती है। नोजल्स हेल्प अस टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसीलिए जब हम अच्छी नोजल का यूज करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा एडिक्वेट कवरेज आएगी टारगेट में, जहां पे भी जिस क्रॉप में भी हमने अपनी टारगेट में वहां पे स्प्रेइंग करनी है वहां पे एक अच्छी कवरेज आएगी और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जब हमें
खरपतवार का कंट्रोल करना हो तो हमें 250 माइक्रोन्स के ड्रॉपलेट साइज चाहिए होता है, लेकिन इंसेक्ट पेस्ट का कंट्रोल के लिए वो 100 माइक्रोन में भी अच्छे से हो जाता है। इसीलिए पार्टिकल साइज जो रेगुलेट करती है नोजल, उससे हमें काफी ज्यादा फायदा होता है, पैसे के हिसाब से भी और अपनी प्रोडक्शन के हिसाब से भी। Common spray patterns formed in different spray nozzles are flat pan, solid stream, solid cone, hollow cone। ये जो स्प्रे पैटर्न्स कौन हमारे नोजल से बनते हैं, इसके बारे में मैंने आपको आगे डायग्राम के साथ समझाया है, तो आप आगे देखते रहिए और हमें पूरा नॉलेज होगा कि नोजल सिलेक्शन से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। ये हमारे बीच में एक लेंस रखी हुई है और उसके आगे नोजल रखी है, फिर हमारा इधर नैपसेक स्प्रेयर है और उसके साथ हमने एक नोजल रखी हुई है अपने टेबल पे। Knapsack sprayer is an essential component of effective pesticide application in farmlands। thus इसीलिए किसान को एक स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो हम लोग स्प्रेइंग करते हैं अपनी फील्ड्स में वो नैपसेक स्प्रेयर के थ्रू ही करते हैं। One of the most essential part of knapsack sprayer is nozzle। जब जो हमारा स्प्रेइंग एपरेटस जो हम मैक्सिमम लोग यूज करते हैं नैपसेक स्प्रेयर, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, वो है हमारी नोजल। और अगर हम अच्छी तरह से नोजल की सिलेक्शन करेंगे तो किसान को क्या फायदे होंगे? किसान की एक तो जो हमारा लॉस होगा पैसों का वो भी कम होगा और जो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन होगी वो बढ़ेगी। एंड अल्टीमेटली क्या होगा इसका रिजल्ट? जो हमारा इनकम होगी फार्मर्स की, किसानों की, वो भी इंक्रीज करेगी। अब ये मैंने आपको समझाया है कि कौन कौन सी नोजल्स है वो और वो किस तरह का पैटर्न बनाती है और उसके कहाँ पे यूज होगा, उसका कहाँ पे उपयोग होगा। पहली जो हम नोजल पढ़ेंगे वो है फ्लैट पैन नोजल। फ्लैट पैन नोजल में क्या होता है? ये बनाती है हमारा फ्लैट पैन स्प्रे स्ट्रक्चर। जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये जो फ्लैट पैन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इस नोजल ने, बिल्कुल फ्लैट टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है ये नोजल। ऐसा ये क्यों करती है? क्योंकि इसकी हमने कंस्ट्रक्शन ही इस टाइप से की होती है इस नोजल की, इसलिए ये हमें ऐसा फ्लैट पैन स्ट्रक्चर देती है। ये सबसे ज्यादा कहाँ यूज होती है? जब हमने हर्बिसाइड की एप्लीकेशन करनी हो, जब हमने रोज में प्लांट्स लगाए हो और हमें उस रो में पूरी कवरेज चाहिए हो अपनी पेस्टिसाइड की। कई बार इन्फेस्टेशन आ जाता है, सपोज करो आपने रोज में कहीं पे कुछ कल्टीवेट किया है और वहां पे काफी भारी मात्रा में इन्फेस्टेशन आ गई। हो सकता है वहां पे वीड्स की इन्फेस्टेशन आ गई, हो सकता है नीमाटोड्स की आ गई, जिन्हें हम सूत्रकृमि भी बोलते हैं, जो सॉइल के अंदर ही होते हैं, मिट्टी के अंदर। और हो सकता है कि वहां पे हमारा किसी पैथोजन का अटैक हो गया या इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो गया, तो हमें उस रो में पूरी कवरेज चाहिए होगी। तो उस पूरी रो को कवर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? फ्लैट स्प्रे पैटर्न वाली नोजल को, जिसे हम कहते हैं फ्लैट पैन नोजल। फ्लैट पैन नोजल ये एक काफी बड़ा एंगल बनाती है। इट प्रोड्यूसेस अ वाइड एंगल स्प्रे पैटर्न एंड इज यूज्ड फॉर अप्लाइंग हर्बिसाइड्स, जो हमारी फ्लैट पैन नोजल होती है। और जो हमारी ये फ्लैट पैन नोजल होती है, इसका हम मैक्सिमम यूज तभी करते हैं जब हमें अपने पेस्टिसाइड की टारगेट एरिया पे ब्रॉडकास्टिंग करके स्प्रे करनी हो। अगली जो हमारी नोजल है वो है सॉलिड स्ट्रीम नोजल। जो सॉलिड स्ट्रीम नोजल होती है ये एक यूनिक नोजल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब सॉल्यूशन इससे फ्लो करता है तो ये उस सॉल्यूशन को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में डिवाइड नहीं करती है। और ये जो यूज होती है हमारी मेनली कहीं पे जो क्रैक्स होते हैं या क्रिवाइसिस होते हैं, कहीं पे खड्डे बने हो हमारे घर के साइडों में, या कहीं पे क्रैक आ गया हो हमारी दीवारों में और वहां पे गलती से इंसेक्ट की इन्फेस्टेशन आ गई हो, तो वहां पे जब हमें स्प्रे करनी हो तो हम सॉलिड स्ट्रीम नोजल का यूज करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉलिड स्ट्रीम जो नोजल होती है वो एकदम से टारगेट में जाती है, एकदम से मतलब पानी की बौछार की तरह अंदर को घुसेगी और वहां पे जाके अपना एक्शन स्टार्ट कर देगी। जो हमारी हैंडगन स्प्रेयर्स होते हैं उसमें भी जो हम नोजल का यूज करते हैं वो सॉलिड स्ट्रीम नोजल का यूज करते हैं। जब ट्रीज में आप सपोज करो किसी एक हमारा ट्री है, उसके किसी एक पोर्शन में कहीं पे इन्फेस्टेशन आ गई, तो वहां पे जब हमने किसी कीट को या किसी बीमारी को कंट्रोल करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? दूर से हम स्प्रेयर गन ले सकते हैं और जो हमारी सॉलिड स्ट्रीम नोजल होती है वहां से उसे टारगेट करके स्प्रे कर सकते हैं। उससे क्या होगा? उस जो हमारा कीट होगा या जो बीमारी आई होगी वो कंट्रोल हो जाएगी।
उसके बाद आती है अगली हमारी सॉलिड कॉर्न नोजल। ये जो सॉलिड कॉर्न नोजल होती है ये बेसिकली हमारी खरपतवार को की रोकथाम के लिए ही होती है। जो हमारी वीड्स आते हैं फील्ड में उसके कंट्रोल के लिए ही यूज होती है। This full cone nozzle produces a swirl and counter swirl inside the nozzle that result in a solid cone pattern। इसमें क्या होगा, जो सर्कुलर पैटर्न टाइप का ये स्प्रे करेगा वो जो होगा पूरी तरह से भरा हुआ होगा। जितनी स्प्रे ड्रॉपलेट्स उसमें बाहर में होगी सर्कल के, उतनी ही उसके अंदर भी होगी। इसलिए ये हमें पूरी अच्छी कवरेज देती है और मैक्सिमम खरपतवार के यूज के लिए आती है, यूज होती है। It produces large evenly distributed drops and high flow rate। जो जब हवा वगैरह आ जाए तो इसके जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उनका हवा से उड़ जाने के चांसेस भी कम रहते हैं। It is used to apply soil or incorporated herbicides। जब हम अपनी मृदा के अंदर हर्बिसाइड्स का, खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड्स का यूज करें तो हम इस सॉलिड कॉर्न नोजल का यूज करते हैं। उसके बाद अगली आती है होलो कॉर्न नोजल। अब ये जो होलो कॉर्न नोजल होती है इसमें क्या है कि जब ये भी सर्कुलर पैटर्न में ही स्प्रे करती है, पर इसमें फर्क ये है जो इसका सेंटर वाला रीजन होता है और पेरिफेरल, बिल्कुल पेरिफेरल वाला रीजन होता है, उसमें इसकी ड्रॉपलेट्स की कंसंट्रेशन कम होती है और ये सिर्फ एक स्पेसिफिक सर्कुलर पैटर्न में ही अपनी कंसंट्रेशन ड्रॉपलेट्स की बना के रखती है। और जिस वजह से ये मैक्सिमम यूज होती है हमारी फंजीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की स्प्रे के लिए। फफूंद नाशक और जो हमारे ये कीटनाशक होते हैं उसकी स्प्रे के लिए मैक्सिमम हम होलो कॉर्न नोजल का ही यूज करते हैं। इसमें ऐसा होता है कि जो इसमें जो ड्रॉपलेट्स बनती है वो काफी छोटी साइज की होती है, जैसे 100 माइक्रोन्स की साइज की होती है और इसी वजह से जो हवा से इसके उड़ने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब हमने स्प्रे करनी हो तो ध्यान रखिए अपने इंसेक्ट पेस्ट के कंट्रोल के लिए या फफूंद के कंट्रोल के लिए कि, या बीमारी जो दूसरी बीमारियां आती है उनके कंट्रोल के लिए कि ज्यादा तेज हवा न चल रही हो, क्योंकि जब ज्यादा तेज हवा चलेगी तो जो इसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं उनके उड़ने के चांसेस रहते हैं, जिस वजह से वो अपने टारगेट एरिया में नहीं पहुंच पाएगी। और ये जो हमारी होलो कॉर्न होती है, होलो कॉर्न स्प्रे पैटर्न वाली नोजल, इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमें एक अच्छी कवरेज दे देती है इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट या फिर जो हमारे दूसरे बीमारी पैदा करने वाले जीव होते हैं उनके अगेंस्ट। तो अगली फिर हम देखते हैं कि क्या है वो हम प्रिकॉशन जो हमें फॉलो करने चाहिए जब हम एक अच्छी नोजल को यूज कर रहे हो। हमेशा जब नोजल को यूज करना हो उससे पहले आपको चेक करना होगा कि कहीं वहां पे लीकेज तो नहीं है नोजल में, और अगर आपको लीकेज कहीं पे भी नजर आई तो आपको एकदम से उस नोजल को बदल देना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी प्रिकॉशन आती है वो ये आती है कि हर एक स्प्रेइंग के बाद नोजल को हमें अच्छी तरह धोना चाहिए। धोने के लिए क्या करना है, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि नोजल को हम आगे से अपने लेंस के आगे से घुमा के खोलेंगे और उसके अंदर के हर एक पार्ट को खोल के अच्छी तरह धो देंगे और धोने के बाद उसे वैसे ही अच्छी तरह से लगा देंगे और फिर अगले नेक्स्ट जो हमने स्प्रे करनी होगी उसके लिए यूज में ले आएंगे। तीसरा जो प्रिकॉशन है हमारा वो यही होता है कि अगर कोई ब्लॉकेज हो जाए नोजल में गलती से, अब हमने फिल्टर तो हर जगह लगाए थे पर गलती से अगर नोजल में कोई ब्लॉकेज आ जाए या कुछ फंस जाए नोजल में, तो कभी भी नोजल की टिप या फिल्टर में शुड बी रिमूव। उसको नोजल की टिप और फिल्टर को हमें एकदम से खोल के रिमूव कर देना चाहिए एंड उसको हमें रिप्लेस कर देना चाहिए और बदल देना चाहिए दूसरे पार्ट के साथ। इससे क्या होगा कि जब आप स्प्रे कर रहे होगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और जो आपका जितनी पेस्टिसाइड की स्प्रे आपने करनी है अपने क्रॉप्स के ऊपर उतना ही आपको रिजल्ट आएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि किसान करते हैं, जो चौथी प्रिकॉशन है वो इससे रिलेटेड है, जो हम कुछ गलत चीजें कर लेते हैं नोजल के यूज करते वक्त। वो है जैसे कई बार नोजल में ब्लॉकेज आ जाती है तो किसान भाई खुद ही उसे अंदर से कुछ हार्ड चीज, कभी पिन डाल देते, कभी नेल डाल देते या कुछ वायर डाल के खुद ही साफ करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करके क्या होता है, जो नोजल की छेद होता है या नोजल का जो पैटर्न बनाने वाला अंदर कंपोनेंट होता है वो डैमेज हो जाता है, जिस वजह से वो उस पैटर्न का स्प्रे दोबारा नहीं कर पाता और खराब हो जाता है। और जो पांचवी चीज है वो ये है प्रिकॉशन की
जब हम नोजल का यूज कर रहे हो तो कभी भी नोजल में अगर कुछ ब्लॉकेज आ जाए तो उसे अपने मुंह से कभी ब्लो करके ऐसे खोलना नहीं चाहिए। ऐसा करके क्या होता है कि चांसेस रहते हैं कि उसमें कुछ पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक या फफूंदनाशक रह जाए, के अंश रह जाए, और उस वजह से वो किसान के अंदर चले जाएगी और उससे किसान बीमार पड़ सकता है या उसे कोई बीमारी हो सकती है। तो इसके साथ आज हमने नोजल्स के बारे में पढ़ा है साथियों। तो ये नोजल का जो कंपोनेंट है ये काफी यूजफुल होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नोजल होती है, अगर हम अच्छी नोजल को सिलेक्ट करें तो इसका एक बहुत ही मेजर रोल रहता है हमारे इंसेक्ट पेस्ट या हमारे दूसरी बीमारियों को कंट्रोल करने में। इसीलिए जब भी आप अगली बार अपनी स्प्रे करने का प्लान करें तो हमेशा ये सोचे कि एक अच्छी नोजल खरीदे और उस नोजल का अच्छी तरह से रख रखाव करे, और जो जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताए हैं वो कभी भी नजरअंदाज ना करे और अच्छे से फॉलो करे। और इसी के साथ आज हमने नोजल्स के बारे में पढ़ा है। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। और आप सबसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसी तरह से आगे भी मेरे कृषि अपडेट्स लेने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।